यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बौरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एवरी संडे मेरा करंट अफेयर का सेशन होता है। इसका मेन एजेंडा उन सभी स्टूडेंट के लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन कराना है जो भी 2026 में अपना यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिलिमिनरी अटेम्प्ट दे रहे हैं। बिकॉज की इन दोनों ही एग्जामिनेशन में आप देखोगे करंट अफेयर का जो वेटेज है ये अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको ये सीरीज वाकई में यूजफुल लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और अपने जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यानी कि जो मेरा पहला टेक था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। दैट इज वाई ये सभी स्टूडेंट हंस रहे हैं और यही जो रिफ्लेक्शन है ये मेरी स्माइल में झलक रहा है। खैर इसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें रोमियो जूलियट एक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है गर्ल्स की, इसके बारे में डिस्कशन होगा। बिकॉज कि मार्च 2026 में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था जो कि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये आर्टिकल नंबर 21 से कनेक्टेड है। साथ ही साथ एल नीनो ला नीना जो कि आपके ज्योग्राफी मेनली क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल नीनो एंड ला नीना, बट हां 2026 में अप्रैल मंथ में ही खासकर 15 ऑफ अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है ये अचानक से इंक्रीज हुआ है। इस इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है, पैसिफिक ओशन से इसका क्या कनेक्शन है, आयोनेस का इससे क्या लेना देना है, इन सभी के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। इन शॉर्ट इनॉस साथ में याद रखें कि ये जो पूरा वीडियो है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। तो हो सकता है कि मैं कैमरे से आई कांटेक्ट ना कर पाऊं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो ध्यान है ये आप पर नहीं होगा। 100% मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही स्टूडेंट को डील कर रहा हूं। तो यदि आपको कोई डाउट होता है तो आगे मैं बता दूंगा कि आपको मुझसे कहां पर कनेक्ट होना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है ये ड्रॉप कर सकते हैं, टीम आपको आंसर कर देगी और साथ में फर्दर किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में या फिर आने वाले जो समय है इसमें प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, नाउ यू आर कंफर्टेबल, आई एम नॉट। ओके, चलो देखिएगा। सबसे पहले बात आती है रोमियो जूलियट एक्ट की। ऑर्डर आपको पता है कि भाई जो न्यूज मैंने सबसे पहले उठाई है उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर वो घटते क्रम में हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब चाहे आप इंपॉर्टेंस बोलें चाहे आप उसका डायमेंशन बोलें, ये बिकॉज कि एल नीनो ला नीना के बारे में आप जानते हैं तो उसको मैंने लास्ट में रखा है, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझे ना, एल नीनो और ला नीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट ये डायरेक्टली आपके क्लाइमेटोलॉजी से कनेक्टेड है। और क्लाइमेटोलॉजी में मैंने एल नीनो और ला नीना की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया। एक और करंट अफेयर मैंने कराया था जिसमें मैंने एल नीनो और ला नीना के बारे में बताया था, याद है? नहीं है ना याद? भूल गए, वेरी गुड। ये तो यहां पर याद रखिएगा कि सबसे पहले जो एक्ट आता है यह है रोमियो जूलियट एक्ट। अब रोमियो जूलियट एक्ट का नाम से तो समझ में आ रहा है कि भाई कुछ लव स्टोरी टाइप का इसमें एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली में होता यह है कि जो 18 वर्ष है, हमारे यहां एक कानून है जिसमें यह कहा जाता है कि 18 ईयर से कम के यदि कोई भी पर्सन है, चाहे वो लड़का हो या फिर चाहे वो लड़की हो, यदि ये रिलेशनशिप में है और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, भले ही ये कंसेंट के साथ बनाए, तो याद रखो कि ये अपराध की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और अक्सर आप देखोगे कि जब भी कोई ऐसा केस होता है तो कार्रवाई हमेशा किसके अगेंस्ट में होती है? बॉय के अगेंस्ट में, यानी कि लड़के के अगेंस्ट में। लड़के पर लगते हैं रेप जो चार्जेस हैं ये, कि भाई आपने भले ही कंसेंट के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन है ये बनाए हो, बट लड़के पर रेप में चार्जेस लग जाते हैं। कई केसेस में ये देखा गया है कि जो लड़की के फैमिली वाले हैं ये दबाव बनाते हैं कि भाई ये देखो इस लड़के ने ऐसा 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 किया है, भले ही दोनों 17 साल के हों। अब ये जो रोमियो जूलियट एक्ट है ये कई देशों में है और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये होता है भाई कि ना, मान लेते हैं कि आपने बोल दिया कि भाई 18 साल से कम आयु के बच्चों पर आप ये जो जिसको हम पॉस्को एक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये आपने लगाया। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों पर ये लग ही कैसे सकता है? भाई कोई लड़का 17 साल का है, कोई लड़की 17 साल की है, कंसेंट होकर इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब ऐसे में दोनों की गलती है ना, दोनों का कंसेंट जरूरी था और दोनों का कंसेंट था, इसमें गलती है तो दोनों की है, बिकॉज कि दोनों ही नाबालिग हैं।
अब यहां पर याद रखना कि यदि मान लीजिए 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी लड़की है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है 18 साल से ज्यादा का कोई व्यक्ति, तो यहां पर भले ही कंसेंट हो पर उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगेगा। ये है बात, समझे। यहां पर इन्होंने कहा है कि भाई एक काम करते हैं, ये जो क्लॉज है इसके कारण कई बार डिस्क्रिमिनेटली जो बिहेवियर है ये होता है, यानी कि भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है ये होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि जो फीमेल है उसका कंसेंट था, ठीक है, और बॉय का भी कंसेंट था, बट बॉय को फ्री में, यानी कि बिना किसी कसूर के उसको जेल हो गई या फिर बिना किसी कसूर के उस पर पॉस्को एक्ट लग गया और ये तमाम प्रकार की चीजें। तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव यहां पर जन्म ले रहा है और इसके कारण सोसाइटी में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। इसके लिए एक एक्ट लाया गया और इसको नाम दिया गया क्या, रोमियो जूलियट एक्ट। इसमें क्या कहा गया, तो यहां पर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समझा रहा हूं। सिंपल वर्ड्स मतलब कि आज के जो टॉपिक हैं ये कोर प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी है, कोर प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। सो यहां पर एक बात समझना कि एक्चुअली में ऐसे कई केस सामने आए, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कई केस यहां पर सामने आए, लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। कई ऐसे केस सामने आए जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष और महिला हैं, यानी कि बॉय एंड गर्ल हैं, मेल और फीमेल हैं, इन्होंने कंसेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, बट इसके बाद इनके फैमिली मेंबर्स को मालूम चला और फैमिली मेंबर्स को मालूम चलने के बाद ये पूरा मामला गया पुलिस स्टेशन। पुलिस थाने में जाकर पॉस्को एक्ट लगा लड़के के ऊपर, और पॉस्को एक्ट लगने पर याद रखिएगा कि आपकी जमानत नहीं होती, और जमानत नहीं होती है दैट मींस कि बेल, जमानत जानते हो ना, जमानत पड़ा हुआ पॉलिटी में, आपकी जमानत नहीं होती है, ये जेल जाएगा और फिर वहां से कार्रवाई होगी, इसको सजा होगी ही। अब इसमें हुआ ये कि कई केसेस में इनको बेल दे दी गई। कहा कि भाई बेल क्यों दिया गया, क्योंकि लड़के की एज कम थी। कहा कि यदि ये जो पूरा पॉस्को एक्ट और साथ में ये तमाम प्रकार के सिनेरियो यदि ऐसे ही चलते रहे तो भाई ऐसे में तो समाज में एक प्रकार की जो अनस्टेबिलिटी है ये पैदा होगी, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। इसका प्रत्यक्ष और जीता जागता एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा यह है उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस इलाहाबाद न्यायालय, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर एक जो केस हुआ था हमने अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत इसलिए दी थी क्योंकि एक किशोर संबंध थे यहां पर और कंसेंट दोनों का था। कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर हम अपनी न्याय व्यवस्था को, अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि जो हम अपनी न्याय व्यवस्था है इसको अक्सर ना हम कई देशों से तौलते हैं कि भाई यहां पर ऐसा कानून है, यहां पर ऐसा कानून है, बट ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन हर एक फील्ड में आप देखना कि ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन हमारा जीरो है, जीरो। कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए फिर आया, कोर्ट ने बोला कि रोमियो जूलियट एक्ट आएगा। रोमियो जूलियट एक्ट का क्या मतलब है कि यदि मान लीजिए दोनों ही किशोर हैं, 18 वर्ष से कम है और इनकी आयु में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि मान लेते हैं कि लड़का 17 साल का है, लड़की 16 साल की है, और इनके बीच में यदि किसी प्रकार का रिलेशनशिप है तो इट्स ओके, रिलेशनशिप बनाना कहां पाप है, ठीक है। पर 18 वर्ष से कम आयु में रिलेशनशिप बनाना भी पाप होता है, ठीक है। शारीरिक संबंध तो दूर की बात है, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना भी यहां पर क्या होगा, यानी कि कानून के दायरे में आएगा कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहां यदि आज की जनरेशन आप देखो, हमारे यहां क्या, ठीक है, आप देखें कि आज के टाइम में इतने मॉडर्नाइज सोसाइटी में क्या ऐसा पॉसिबल है कि 18 ईयर से रिलेशनशिप बनाने के लिए 18 ईयर तक वेट किया जाए? नहीं, 11th 12th में रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। आप देखोगे डेटा ये बताता है कि अप्रोक्सीमेटली वो महिलाएं जो कि 18 वर्ष की हुई उनमें से 39% सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, 39%। ये डेटा बहुत बड़ा है। अब ऐसा जब सोसाइटी है, ये गलत है, ये सही है, हम इस ओपिनियन पर जाएंगे नहीं, बिकॉज ये टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। सभी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है और सभी का अपना अपना पर्सनल डिसीजन है, ये टॉपिक पर डिस्कस करना ये मूर्खता है। कुल मिलाकर हम रोमियो जूलियट एक्ट पर रहेंगे। यहां पर याद रखना कि ये जो 39% डेटा मैंने बताया कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यानी कि 18 वर्ष से पहले इन्होंने सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट अपनी बता दी है। ये डेटा तो ये बता रहा है कि भाई आप कानून ले आओ, कानून लाने पर अब यदि मान लीजिए आपने ऐसे कई केसेस पकड़ भी लिए तो वो तो बोलेंगे ना कि सर मैं 18 वर्ष से कम की महिला जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाया वो 18 वर्ष से कम का पुरुष, दोनों की एक्सेप्टेंसी, और दोनों की एक्सेप्टेंसी तो ठीक है, इट्स ओके। तो यहां पर बोला कि नहीं, एक काम करते हैं कि ना मॉडर्नाइज सोसाइटी के साथ जो कानून व्यवस्था है इसको भी मॉडर्नाइज करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2026 में हम जी रहे हैं और कानून 1950 के लागू हो,
ये तो ट्रिपिकल, ये तो प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं है, समय के साथ चेंज करना पड़ता है कानूनों को, और इसीलिए आप जानते हैं कि अमेंडमेंट होते हैं। तो यहां पर याद रखना, एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नाम है रोमियो जूलियट एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि यदि बॉय एंड गर्ल की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, लड़का है 17 साल का, लड़की है 16 साल की, तो यहां पर रोमियो जूलियट एक्ट के तहत इनका किसी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि ये किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी होते हैं तो, और कंसेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कंसेंट एक्सेप्ट करने के साथ इसको एक्सेप्शनल केस मान के दरकिनार कर दिया जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बात समझी? तो पहले कार्रवाई होती थी, अब कार्रवाई कैसे होती थी? कार्रवाई ऐसे होती थी कि मान लेते हैं कि पता चला, तो उनके माता पिता को बुलाया जाता था, और माता पिताओं को यानी वही कि जैसे हमारी सोसाइटी है मैनिपुलेट किया जाता था, और फिर बदनाम, जो बदनामी का डर, एक खौफ है, ये सब दिखाया जाता था। तो यहां पर याद रखना कि रोमियो जूलियट एक्ट इज नथिंग बट, इसमें यह कहा जाता है कि यदि मान लीजिए रिलेशनशिप बनाने वाले जो मेल और फीमेल हैं, इनकी एज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा अंतर नहीं है, तो लड़के पर लगने वाला जो पहले रेप केस था अब ये नहीं लगेगा, लड़के को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि लड़के को ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल ही जाता था। तो अब लड़कियों को जो पनिशमेंट मिलती थी या फिर मिल सकती थी, ये नहीं मिलेगी, और यदि मिलेगी भी तो ये दोनों को मिलेगी, यानी कि जो होगा दोनों के साथ होगा, जो लड़के के साथ होगा वो लड़की के साथ भी होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यानी कि पहले जो लड़के को पनिशमेंट मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। तो एज ग्रुप से क्या हो गया भाई? अरे सेम एज ग्रुप के हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि लड़का ज्यादा समझदार हो गया, लड़की ज्यादा समझदार हो गई? बट ऑब्वियस सी बात है, सेम एज ग्रुप के ना, उतना ज्यादा अंतर नहीं है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है, तो इट्स ओके। याद रखना, पॉस्को अलग होता है और पॉश अलग होता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पॉस्को अलग है, यदि आप बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं पॉस्को की। ठीक है, पॉस्को में क्या होता था? अभी मैंने बताया कि यदि आपकी एज माइनर है तो माइनर एज में आप क्या लगा सकते हो, यदि और ये किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में या तो इन्वॉल्व है या फिर इनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति पर लगेगा पॉस्को। ठीक है, बात समझे? क्या बोला मैंने? 18 साल से कम, बिलो 18 ईयर गर्ल, यदि रिलेशन में है 21 ईयर के बॉय की। ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉस्को लगेगा किस पर? बॉय पर। हां, ये पॉस्को लड़कियों पर भी लग सकता है। ठीक है, यदि लड़का माइनर है। बात समझिए ना, उल्टा नहीं है यहां पर, यानी एक साइड नहीं है। एक होता है पॉश, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये वर्किंग प्लेस पर काम करता है। ठीक है, पॉस्को और पॉश को लोग एक साथ समझ लेते हैं, पॉश अलग है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, नोएडा, वो वहां नासिक का एक केस सुना है, नासिक में जो टाटा कंसल्टेंसी से टीसीएस का एक केस सुना अभी। ठीक है, कि वहां पर जो मोस्ट ऑफ दी एम्प्लॉयज थे वो मुस्लिम थे और नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या प्रेशराइज करते थे। वहां की जो वुमेन एम्प्लॉयज थी उनको, सुना था इसके बारे में? क्या सुनते हो भाई? है ना, नासिक का एक केस है। नासिक में एक कंपनी थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और इसका जो ऑफिस था, यहां पर जितने एम्प्लॉयज थे और उनमें भी जो मोमडन एम्प्लॉय थे, ये अदर रिलीजन की जो गर्ल्स थी उनको नमाज पढ़ने के लिए, साथ में अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, और अदर प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं ये करने के लिए, जो कि मोमडन धर्म से रिलेटेड थी, वो करने के लिए प्रेरित करते थे। बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि वर्किंग प्लेस में ऐसा एटमॉस्फेयर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून हैं। अब वर्किंग प्लेस में कई बार आपने सुना होगा कि कई, मेनली गर्ल्स के साथ ये होता है कि गर्ल्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। ठीक है, यानी कि भाई प्रमोशन या फिर ये तमाम प्रकार की, यानी बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, बट हां सेक्सुअल हरासमेंट होता है कई बार। तो इससे बचने के लिए एक्चुअली में पॉश लाया गया कि भाई यदि आपके साथ वर्किंग प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो आपका जो एचआर है या फिर जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप उसके पास जाएं और बताएं कि यार ऐसा 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 कुछ हुआ है। ठीक है, और आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो यहां का मैनेजमेंट रहेगा उसको संबंधित जो एम्प्लॉय है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। यदि वो ना माने तो आप चले जाओ पुलिस के पास, वो लगा देंगे पॉश, और पॉश का मतलब वही है कि भाई वर्किंग प्लेस पर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। बात समझे ना? तो याद रखना कि रोमियो जूलियट एक्ट में कुल मिलाकर यह कहा गया है कि यदि मान लीजिए दोनों ही, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की एज लगभग सिमिलर है, एक आध 1.5 साल का अंतर है, और वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो बॉयज के ऊपर लगने वाले जो केसेस थे अब वो नहीं होंगे, यानी कि बॉयज को मिलने वाली जो पनिशमेंट है अब ये नहीं मिलेगी। बात समझे ना?
अब जब आप इसको देखोगे तो यहां पर वो सब बताए गए हैं कि कारण क्या है। जैसे एक बार मैं इस पूरी पीपीटी को रिपीट करता हूं, आपको 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगी। वो क्या था ये? हाँ हाँ हाँ, भाई बॉम्ब है क्या? मुझे भी ये लगा बस मेरा बज रहा है। क्या मुझे क्या है यार, ये सभी के एक साथ बजे ना? ये क्या हुआ? अच्छा ये भी तो लगा था एक आपका। ओके यार भाई क्या है ये? चलो ठीक है कोई नहीं। बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, यहां तो कुछ हुआ भी नहीं। हाँ तो यहां पर याद रखना, जो यूएस है, कनाडा है, ये अच्छा था यार, सभी के एक साथ मोबाइल बजे। ठीक क्या? हाँ क्या क्या? हाँ ठीक है। सो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में क्या होता था। हाँ यूएस है, कनाडा है, फ्रांस है, ऐसे जितने भी डेवलप्ड नेशन है यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये रूल पहले से है। यूएस में भी पहले से, कनाडा में भी पहले से है। ठीक है, यानी कि जिनको भी बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, वहां पर ये रोमियो जूलियट एक्ट पहले से है। और इसीलिए यदि आपने सुना हो कि यूएस में ना ये तमाम प्रकार के जो केसेस हैं ये थोड़े से कम होते हैं, वाई? क्योंकि ऐसे कानून है वहां पर। बात समझे ना? यानी कि अब इससे होगा क्या, यदि मान लीजिए आपने रोमियो जूलियट एक्ट निकाल दिया तो इससे कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट कैसे है भाई, कुछ फायदा होने वाला है क्या? फायदा होने वाला है। यह फायदा ये ऐसा है कि भाई सबसे पहले तो यदि मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित होती थी, तो ऐसी घटना घटित होने के तुरंत बाद आप कहां जाते हैं? पुलिस में, या फिर आप जाते हैं कोर्ट। ठीक है, और जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट्स पर यह बर्डन बढ़ता है ना। अब बॉयज एंड गर्ल्स जानते हैं कि भाई कंसेंट था, जो भी इंसिडेंट था वो हुआ। अब ये तो केस ही नहीं बनता ना, ये तो माता पिता हैं जो केस बना रहे हैं। अब यदि केस बना रहे हैं माता पिता या फिर संबंधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये केस बना रहे हैं, यदि केस नहीं बन रहा है तो इसको जुडिशरी के पास ले जाने की आवश्यकता क्या है? यदि एज ग्रुप उतना ज्यादा नहीं है, एज गैप उतना ज्यादा नहीं है, तो जुडिशरी पर जो बर्डन पहले पड़ता था एक्चुअली में, एक तो वो कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि असल में जो इनोसेंट टीनेजर्स क्रिमिनल हैं, इनोसेंट टीनेजर क्रिमिनल का मतलब क्या होता है कि उनको नहीं पता कि ये क्राइम है, उनको नहीं पता कि ये किसी भी प्रकार का अपराध है। ठीक है, हो सकता है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी की हो, ठीक है, तो उनको नहीं पता था। अब जिस व्यक्ति को कानून के बारे में पता ही नहीं है, या फिर जिस पर्सन को ये पता ही नहीं है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आप उसको सजा कैसे दे सकते हो? भाई इंसान को पता तो हो कि मर्डर करना पाप है, तो वो मर्डर नहीं करेगा। ठीक, और मर्डर करने पर सजा मिल सकती है तो वो मर्डर नहीं करेगा, या फिर ये प्रोसेस करने पर, ये एक्टिविटी करने पर मुझे ऐसी कोई सजा मिल सकती है तो वो एक्टिविटी ही नहीं करेगा। तो जब पता ही नहीं है तो फिर आप उसको सजा कैसे दे सकते हो? ये भी दूसरा पॉइंट आता है। तीसरा इसमें ये है कि असल में ये जो सोशल रियलिटी है इसको एक्सेप्ट किया जाए, दैट मीन्स कि मॉडर्नाइज टाइम के साथ, और साथ में जिस प्रकार से हमारा जो तमाम प्रकार की एक्टिविटी, अब चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल डिजीज हो, या फिर चाहे वो हमारा हार्मोनल इंबैलेंस हो, चाहे वो बदलती हमारी लाइफस्टाइल हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो टीनेज है ये समय से पहले आने लगी है, और समय से पहले आने लगी। अब ये सभी रीजन मैंने क्यों बताया? क्योंकि इन सभी का जो इंपैक्ट है ये हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ठीक है, यदि आप ये बोल रहे हैं कि मोबाइल चलाने का जो इंपैक्ट है ये आपके हार्मोन्स पर नहीं पड़ता, पड़ता है। ठीक है, पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि एक्चुअली में जो आप मोबाइल यूज करते हो, एक्चुअली में ये जितने भी प्रकार के आप डिवाइसेस यूज करते हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए मोबाइल बजा था, कितना तेज हल्ला हुआ, दैट मीन्स कि हम डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। ठीक है,
यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो देख लेना कितनी डिवाइसेस हैं, क्या इनसे निकलने वाला जो रेडिएशन है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो हमारे टिश्यूज के लिए हार्मफुल नहीं है क्या? टिश्यूज के लिए है तो क्या हमारी कोशिका के लिए नहीं है? क्या हमारी कोशिका के लिए है तो क्या उससे जुड़ा हुआ हमारा जो क्या हार्मोन सही है नहीं है? और यदि उससे जुड़ा हुआ है तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, जैसे कि गर्ल्स में एक प्रॉब्लम होती है ओसीडी, पीसीओ, वो तो साफ सफाई की होती है ना, सॉरी, पीसीओडी, इसका जो सबसे मेन रीजन है, ठीक है, वो यही है कि आप ज्यादा ये जो मोबाइल यूज करते हैं ना, और मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है, यही कारण है कि गर्ल्स में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये बढ़ रही है। मैं नहीं बोल रहा, जाके रिपोर्ट आई है, सर्च कर लेना इसको, ठीक है। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। तो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ रेडिएशन बढ़ रहा है, रेडिएशन बढ़ने के साथ हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ने के कारण जो टीनेज है ये समय से पहले आ रही है, और समय से पहले आ रही है तो समय से पहले ये पूरी जो घटना है, पूरी जो एक्टिविटी है ये घटित हो रही है। अब जब समय से पहले घटित हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसको रेगुलेट करना चाहिए? रेगुलेट किया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि एक दो लोगों के साथ हो रही है तो रेगुलेट कर लो भी। ये जब पूरी सोसाइटी के साथ ही ऐसा हो रहा है तो अब उसको एक्सेप्ट ही किया जा सकता है, और ये सोशल एक्सेप्टेंस कहलाती है, जो कि फॉरेन में मिली हुई है या हमारे यहां नहीं मिली। तो इसको अब सोशली एक्सेप्टेंसी मिल रही है। और सोशली एक्सेप्टेंसी कैसे मिले? तो मैं यदि यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या यहां पर भाषण देने लगूं, आधे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला बोलकर चले जाएंगे। तो इसके लिए एजुकेशन, इसके लिए सोशल अवेयरनेस, इसके लिए अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाई ये गलत नहीं है, ये सही है, ऐसा वैसा। तो इसके लिए रिफॉर्म, कि भाई धीरे धीरे जो चेंजेस हैं ये लाए जाए। और ये धीरे धीरे चेंजेस कैसे लाए जाएं कि यदि ऐसी कोई घटना घटित हो भी गई है तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। जब धीरे धीरे मालूम चल जाएगा कि हाँ इस पे कार्रवाई नहीं होती, मतलब कि कोर्ट ही इसको ऑफेंस नहीं मान रहा है, मतलब कि ऑफेंस नहीं है। किसी भी अपराध के घटित होने के पश्चात सबसे पहले जो धमकी दी जाती है, आई विल सी यू इन कोर्ट, और यदि कोर्ट ने बोल दिया कि ऑफेंस नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है। इसलिए किसी भी एक्ट को लागू करने के पहले जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहती है। बट यदि ऐसे कानून हैं तो ऐसे कानून का मिसयूज भी तो हो सकता है। मिसयूज ये है कि यहां पर बोला गया है कि भाई यदि दोनों में जो एज गैप है ये कम है। अब कम कितना कम है? बात तो ये भी है ना, यदि एज गैप कम है, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए बताया कि भाई लड़का यदि 17 साल का है और लड़की 16 साल की है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, है ना। और कंसेंट के साथ यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है तो वो क्या नहीं माना जाएगा? क्रिमिनलाइज, यानी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया। यदि इन्होंने कहा है कि एज गैप, तो एज गैप कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना होना चाहिए एज गैप? इसको तो डिफाइन करो, क्योंकि इससे तो मिसयूज हो जाएगा ना। कल को यदि मान लीजिए बॉय की एज 25 ईयर है, गर्ल की एज कितना 16 ईयर है, अब ये बोलेंगे कि भाई ये 9 साल का गैप है, ठीक है। 9 ईयर का गैप तो शादी में भी चल जाता है, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो 9 ईयर का गैप कई मैरिजेस में आप देखना हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। तो सर ये तो मिनिमल है, ठीक है, ये तो चलता है। अरे तो आप डिफाइन तो करो कि यदि मान लीजिए न्यू जो एज गैप की आप बात कर रहे हो तो एज गैप कितना होना चाहिए, बात समझिए ना। और जो पॉस्को बनाया गया था ये मेनली किसके लिए बनाया गया था? चाइल्ड अब्यूज को बचाने के लिए, है ना, यानी कि चिल्ड्रंस को सेक्सुअल अब्यूजमेंट से बचाने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। और यदि ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो ये पॉस्को ही तो है जो ये बताता है कि भाई सामने वाला पर्सन यदि मान लीजिए यंग है या फिर मैच्योर एज में है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 18 साल से ज्यादा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यहां पर आपने ये बोल दिया कि भाई यदि एज गैप कम है तो कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कि 19 साल, 17 साल, तो ये व्यक्ति तो बच गया ना। ये तो 18 साल से ज्यादा का था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इस एक ग्रुप के साथ रिलेशन ना बनाए। तो इसके कारण हो सकता है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है ये भी कम हो, है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन चलो 17 साल से और कम ले लो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की यहां पर बात आ जाती है। यानी कि पॉस्को एक्ट जो कि मेनली बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए बनाया गया था, हो सकता है इसका भी मिसयूज हो जाए, हो सकता है कि ये डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट होने का मतलब समझते हो? निष्क्रिय,
इसकी जो सक्रियता है ये थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहां पर याद रखना कि इसके प्रो भी है, इसके कॉन्स भी है, यानी कि इसके लाभ भी है और इसकी हानियां भी हैं। बात समझे? तो यहां पर एक बार मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक मामला था जिसमें अंतरिम जमानत दी गई थी एक ऐसे मामले में जिसमें ये पॉस्को की धारा वगैरह लगी थी। जब से ये पूरा मामला सामने उठा, ये मामला जाता है कोर्ट और कोर्ट इस पर डिसीजन देता है कि भाई हमारे यहां अब लागू हुआ क्या, रोमियो जूलियट एक्ट। यहां पर बताया गया है कि जो हमारी सामाजिक वास्तविकता है ये है कि भाई पॉस्को बोलता है लीगल एज आने से पहले आप किसी प्रकार के जो सेक्सुअल कंसेंट है, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये नहीं बना सकते हैं। रियलिटी ये है कि सोशलाइज होने के इस जमाने में ये सब कुछ हो जाता है और दैट इज वाई ये जो पूरा मामला है ये उठा है। फिर रोमियो जूलियट एक्ट क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है, एक प्रकार का कानूनी प्रावधान है, कहां कहां पर ये लाया गया है और किस किस प्रकार से। जैसे जर्मनी में यदि आप देखोगे तो सहमति कंसेंट की जो आयु है वो 14 ईयर है। ठीक है, कंसेंट हमारे यहां कितनी है? 18 साल। यहां कितनी है? 14 साल। बात समझिए? ऐसे तमाम प्रकार से अलग अलग देशों में क्या क्या कानून है ये बताया गया है। साथ में ये पीडीएफ तो डाउनलोड नहीं करते ना, पिछले बार वाली भी नहीं की होगी, नहीं की ना। ये पीडीएफ डाउनलोड मत करना। क्या है ये पीडीएफ यदि डाउनलोड करोगे तो उससे पढ़ लोगे। क्या बोला मैंने? हाँ, तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना बदतमीजो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ कहां से मिलेगी? ऑनलाइन वालों। सुन लो मेरी बात, क्योंकि ऑफलाइन वाले नहीं सुनते। अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, क्योंकि मेरे ऊपर अभी इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले कुछ देवियों ने एलिगेशन लगाए हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, मैंने इसीलिए देवता का नाम नहीं लिया था, यानी पुरुषों का नाम मैंने लिया नहीं था और आपने, पुरुषों ने भी लगा दिया भैया आरोप। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि यह है टेलीग्राम हैंडल। दूसरा यदि आपको देखना हो ऑर्गेनाइजेशन का तो यह है सिविल स्थित आकाश। यहां से आपको जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना और इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ निकलवाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बाकी इट्स योर ओन डिसीजन कि आप निकलवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो यहां पर याद रखना कि कुल मिला के तमाम प्रकार की चीजें दी गई हैं, इसको पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, 2-3 यहां पर आईपीसी और उन सब की धाराएं हैं। आईपीसी का ही नाम बदल के पता है ना भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो आईपीसी और बीएनएस इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आईपीसी ही अब हमारा क्या है? बीएनएस 2023 में ये चेंज हो गया है, इसीलिए स्लैश करके मैंने लिखा है। पॉक्सो एक्ट में क्या कहा गया था, ये तमाम प्रकार की चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बस पीडीएफ खोलना और पढ़ लेना यदि टाइम हो तो, बाकी आप लोगों के पास टाइम ज्यादा रहता नहीं है ना। किसने बोला? हाँ, ऐसे ही एक दिन मैं बोलूंगा। मैं आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। नाउ देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में कौन कौन पढ़ा है? गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि हमारे यहां के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत खराब नहीं है, खराब नहीं, बदतर है वो। ठीक है, खराब हालत नहीं है हमारे यहां की। एक होता है खराब और एक होता है बदतर। ठीक है, चंडीगढ़ में पढ़े हो ना? हाँ, तो चंडीगढ़ के नहीं है वो। ठीक है, चंडीगढ़ के नहीं है, गांव के। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल लगते ही नहीं है, पहली बात है ना। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल ठीक है, हाँ एवरेज है। चंडीगढ़ के तो टॉप हैं। ठीक है, दिल्ली के एवरेज हैं। गवर्नमेंट स्कूल यदि आपको देखना है तो या तो आप चले जाओ पहाड़ों के गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर उससे भी ज्यादा खराब यदि आपको देखना है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड। यहां देखो गवर्नमेंट स्कूल क्या होते हैं। ठीक, गवर्नमेंट स्कूल ये कि जो वो बाउंड्री वॉल बनी रहती है ना आप चंडीगढ़ में, और जितनी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी बड़ी एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है ना चंडीगढ़ में, उतने में पूरे जिले के जो सरकारी स्कूल हैं ये समझ आएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर, यूपी के। ठीक, मतलब कि जितना ये चाणक्य का प्रेमाइसिस है ना, इतने में गवर्नमेंट स्कूल खत्म है। जिस गेट से एंटर होते हो और यहां तक आते हो इतने में खत्म है सरकारी स्कूल। यहीं पर क्लास लग रही है, यहां पर मिलेगी आपको बेंच, बाजू में आपको दरी में बैठना है। ये ऐसी खस्ता हालत है। हाँ, और साथ में जो टीचर हैं गवर्नमेंट, उनको बोलना भी नहीं आ रहा है अच्छे से।
उनको पता ही नहीं है कि पढ़ाना कैसे है। ठीक है, यानी वाकई में मेरे को कई बार लगता है कि ये जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं इनको क्या देख के लिया जाता है भाई, क्या ही दे, आधे 80%, जैसे मेरे साथ जो पर्सन रहते हैं वो दिमागदार पर्सन है। वो मैं स्कूल गया, उनके मेरे साथ जो पर्सन रहते हैं वो तो नो डाउट दिमागदार हैं, बिकॉज पीएचडी कर रहे हैं वो, बट उनके साथ वाले से जब मैंने बात की तो मैंने कहा ये किस बात की गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही है, ना नॉलेज है ना कुछ है, बस एक एग्जाम निकाले हैं और वो लग गए हैं गवर्नमेंट जॉब में, बस हाँ अरे उसमें भी अप्रोच चलती है, वो तो ठीक है, बात अलग है, हम मानते हैं कि चलो बिल्कुल फेयर तरीके से लगे हैं ये, पर फिर भी एक एग्जाम क्वालिफाई करके आप बोल रहे हो कि संबंधित व्यक्ति टीचर बन गया, तो आप पहले उसको ये तो देखो कि उसको कितना नॉलेज है, वो वाकई में डिलीवर कर सकता है या नहीं। एक चैप्टर यदि उसको दिया गया है, यदि ये लेक्चर मुझे दिया गया है तो ये लेक्चर मैं आपको समझा सकता हूं कि नहीं, आपके माइंड में इसको सेटल डाउन कर सकता हूं कि नहीं। अब मैं आया, मैंने कभी पढ़ाया है नहीं, मैं एक एग्जाम क्वालिफाई किया और एक एग्जाम क्वालिफाई करके मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है कैसा है, क्यों ट्रेनिंग हुई नहीं है। और मान लेते हैं हमने ट्रेनिंग कर ली बीएड की, तो बीएड की जो ट्रेनिंग की है उसमें 7 दिन की ट्रेनिंग है, पढ़ाए और चले गए, क्या रियलिटी में पढ़ाना आता है? मैं बता देता हूं कि आधे टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, स्कूल के आधे टीचर्स को समझाना आता ही नहीं है कि भाई वो लेक्चर को कैसे डिलीवर करें, और जब समझाना नहीं आता है तो वो ये बात डालते हैं किस पर, बच्चे पर, कि बच्चे मूर्ख है। अरे बच्चे, उसका नाम है बच्चा, वो मूर्ख रहेगा, नाम ही टाइटल देकर भेजा है उसको बच्चा, ठीक है, भाई 18 साल तक का है मतलब कि वो बच्चा है, ठीक है, हमारे यहां वो 21 हो जाता है, तो उसका टाइटल है बच्चा, वो मूर्ख है, बच्चे का मतलब क्या है, वो मूर्ख है, ठीक, उसको समझाना आपकी जिम्मेदारी है, बात समझ रहे हो। तो याद रखना कि हमारे यहां जो एजुकेशन सिस्टम है ये इसलिए वीक नहीं है कि हर जगह पर गवर्नमेंट पॉलिसीज वीक हैं, हमारे यहां एक्चुअली में ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं इनको ना बहुत ज्यादा वैसा समझा जाता है कि अरे यार बस हो गया, जॉब लग गई ना, आप क्या बच्चे जाए भाड़ में, हमको बस अपना क्या करना है, 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी टनटना के। दूसरी बात है क्या, आधे टाइम छुट्टी रहनी है, ठीक है। यदि आप हिसाब लगाएंगे तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल का यदि कोई टीचर है 150 डेज क्या लगता है, स्कूल लगता है, 150 डेज छुट्टी नहीं, साल में 150 डे वर्किंग है उसके, 150 150 से 160 निकाल लेना डेटा, 150 से 160 दिन वर्किंग है, तो वो मेहनत क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? जब ही तो अभी सेंसस हो रहा है, सेंसस में तमाम जो स्कूल टीचर्स हैं उनकी जॉब लगी है सेंसस में। वाई क्यों लगी है भाई? क्योंकि सबसे फ्री है, बात समझ रहे हो। तो याद रखना कि हमारे यहां का एजुकेशन सिस्टम इसलिए खराब नहीं है कि बस गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इसलिए भी खराब है क्योंकि उनको पता है कि यार बस ये दिन काटना है हमको, ठीक है, 4 लेक्चर लेना, ये दिन कट जाए बस हमारा, और दिन कट जाएगा बाकी ठीक है सैलरी तो आई जाएगी, ये सिस्टम ही खराब है। अब क्या गवर्नमेंट गलत कर रही? नहीं, गवर्नमेंट आपको तुम दे रही है कि भाई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने मास्टर्स किया है XYZ सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद बीएड किया है, फिर उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई किया है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप पढ़ा रहे हो, क्या उनका असेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा उनका असेसमेंट, बस टाइटल मिल गया कि हाँ भाई हम टीचर हैं और अब हम पढ़ाते जाएंगे और अब हमारे अकाउंट में क्या आती जाएगी, सैलरी, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे प्राइवेट से, प्राइवेट से आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? और वाकई में हमारी सोसाइटी भी कितनी मूर्ख, हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जरा इस बात को देखो कि एक वो गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट टीचर, प्राइवेट टीचर का हर एक लेक्चर में असेसमेंट होता है, आप लोग करते हो मेरा असेसमेंट, आता है फीडबैक फॉर्म हर एक क्लास में, हर एक सब्जेक्ट, मैं तो पढ़ा चुका हूं सब्जेक्ट, उसके बाद भी आज भी चाणक्य आता है और आपसे असेसमेंट लेता है कि भाई बताओ कैसे पढ़ाया। यदि मान लो एक गवर्नमेंट टीचर का ऐसे असेसमेंट होने लगे तो आधे गवर्नमेंट टीचर बाहर हो जाएंगे, और हमारी सोसाइटी क्या बोलती है कि भाई ये जो गवर्नमेंट टीचर है ना यही दिमागदार होते हैं, प्राइवेट तो बेवकूफ होते हैं। अरे एक्चुअल नॉलेज इनके पास होता है, बिकॉज कि इन्होंने मेहनत की है ग्राउंड लेवल पर, इनको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, इन्होंने बस एक जॉब के लिए मेहनत की है। सब ऐसे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ दी जो है ये ऐसे ही होते हैं, 70 to 75%, बात समझे ना। तो याद रखना कि गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है खराब होने का मेन रीजन ये नहीं है कि भाई बस गवर्नमेंट पॉलिसीज गलत हैं,
एक्चुअली में लोग भी गलत हैं कि भाई बस गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, बच्चे जाने यार, हमने पढ़ा दिया, हमने बुक दे दी, हमने सब सुविधाएं दे दी, बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते। बात समझ रहे हो? समझे मेरी बात? तो यहां पर याद रखना, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा, यानी आप देखोगे कि उसको क्या कहा जाए, बेवकूफ बोल सकते हो आप उसको, कि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा बेवकूफ है। मैं सही बताऊं कि एक गवर्नमेंट टीचर मुझे इतना ज्यादा वो कि भाई वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बट एंड ऑफ द डे वो करता कुछ नहीं है उस स्कूल के लिए, उस प्रेमाइसेस के लिए। हो सकता है कि वो एक्शन ले और गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है ये सुधारना चाहे, क्योंकि चंडीगढ़ के आप हिस्ट्री पढ़ लेना, वहां के गवर्नमेंट स्कूल को सुधारने में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं इनका बहुत अहम रोल है। गवर्नमेंट स्कूल यहां के अच्छे हैं बस गवर्नमेंटल पॉलिसीज के कारण नहीं, गवर्नमेंट टीचर के कारण कि उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। ठीक है, अदर स्टेट में ये नहीं मिलता, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं वहां पर ये नहीं मिलता। एक बार हो गया ना, बस हो गया, बैठो अब, है ना। माइंड सेट है, वेरी गुड माइंड सेट है ये ऐसा। और इसीलिए क्या बोला मैंने कि यहाँ के स्कूल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहां के टीचर्स ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया कि ऐसा ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आज वहां पर है। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, और जब आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करती। बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि जब आप इन स्कूलों में जाओगे, अब हम टॉपिक पर आते हैं, जब आप इन स्कूलों में जाओगे तो इन स्कूलों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मेनली एक तो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, जो टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे हैं कि वहां पर जाने का मन नहीं होता है। बात समझे? इवन जब यहां पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो कई स्कूलों में तो यह भी देखा गया, जैसे मैं अपने इनिशियल कंडीशन में मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में था, ठीक है, और उस गवर्नमेंट स्कूल का मेरे को आज भी याद है कि भाई वहां का जो वॉशरूम है ये इतना गंदा हुआ करता था कि लोग पीछे खुले में जो टॉयलेट है ये करने के लिए चले जाते थे, उस वॉशरूम में नहीं जाते थे। इतनी गंदी हालत है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल को यदि हटा दें तो क्या प्राइवेट की बहुत अच्छी कंडीशन है? नहीं, प्राइवेट में जितने लोग पढ़े और वो लगभग यदि बहुत ज्यादा रेपुटेड किसी स्कूल में नहीं पढ़े हैं तो वहां पर भी इनकी वही कंडीशन है, यानी कि लगभग कई बार ये देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल में भी जो टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम है, ये अच्छे नहीं है। होता क्या है? होता यह है कि एक्चुअली में एक साइकिल होती है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको सामान्य भाषा में पीरियड्स का नाम दिया जाता है। अब गर्ल्स में हर मंथ ही आती है। इस समय होता यह है कि इनको मेंटेन करना होता है हाइजीन, बिकॉज यदि इसमें हाइजीन में आपने मैनेज नहीं किया तो इससे कई प्रकार के अन्य जो डिजीज हैं ये भी फैलने का खतरा होता है। अब कहने और सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, मैं ये जो क्लास है ये खैर गर्ल्स को तो पता ही है, मैं बॉयज के लिए ज्यादा इसको लेना चाहूंगा, बिकॉज कि हम इसको ना कई बार ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर ये जो पीरियड्स है इसको हम कैसे समझ लेते हैं कि अरे यार ये तो बहुत गंदी चीज है, इट्स ओके, हटाओ, बहुत, यानी आगे इसी में आप देखना है कि इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो कितनी बुरी बात है कि एक्चुअली में कभी उस पर्सन को बताया ही नहीं गया कि भाई ये होता क्या है। बॉयज से इसको छुपा के रखा जाता है। बॉयज से जब किसी चीज को छुपा कर रखा जाता है तो एक तो या तो हम उस चीज को बहुत ज्यादा महान मान लेते हैं और नहीं तो उस चीज को हम बहुत ज्यादा गंदा मान लेते हैं। बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जब किसी चीज को आपसे छुपाया जाएगा तो आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और जब आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो जो सोसाइटी बोलेगी आप वो मान लोगे। अब सोसाइटी ने यदि मान लीजिए बोला कि नहीं ये गंदी चीज है तो आप उसको गंदा ही मान लोगे, ठीक है, ये अनटचेबल है तो आप उसको अनटचेबल मान लोगे। यदि बोला कि नहीं नहीं इट्स अ नेचुरल प्रोसेस तो आप उसको नेचुरल प्रोसेस मान के उसको डिनाई कर दोगे, हाँ इट्स ओके यार, आप उसको माइंड भी नहीं करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या फिर ये जो पीरियड्स का समय होता है इसमें ना कंडीशन ये हो जाती है कि इसको एक तो डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि भाई ऐसी ऐसी समस्या हो गई है और इसके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे कि सैनिटरी पैड की स्कूल में व्यवस्था हो, ठीक है, जो नैपकिन्स है इसकी व्यवस्था हो, साफ टॉयलेट मिले, एक ओपन जो क्लीन एटमॉस्फेयर है, क्लीन वातावरण है, ये इनको प्रोवाइड किया जाए। इसके कारण होता यह है कि जनरली गर्ल्स में जब ये होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो ये स्कूल आना बंद कर देती हैं। अब जब ये स्कूल आना बंद करती है, क्योंकि ये सभी के साथ कभी ना कभी घटित हुआ होगा कि स्कूल आना बंद किए तो कम से कम अब आप 5 से 6 दिन स्कूल नहीं आ रहे हैं,
और जब आप 5 से 6 दिन स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आपके कारण पढ़ाई तो रुकेगी नहीं, पर हां आपकी पढ़ाई रुक गई। तो ऐसे में एक्चुअली में वो महिला जितना अच्छा प्रदर्शन, या फिर वो बच्ची जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई, और जब प्रदर्शन नहीं कर पाई तो इसका एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपको कहां पर देखने के लिए मिला, लास्ट में। साथ में कई बार एक मूवी आई थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, टॉयलेट नहीं, अरे कौन सी थी वो, पैडमैन, पैडमैन एक मूवी आई थी, उसमें भी यही बताया गया था कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह कंडीशन है कि भाई इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो महिला है घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कई घरों में है ऐसा, किचन में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक। हाँ अभी हमारे साइड तो मतलब वहां पे ऐसा होता है कि अलग सुलाते हैं, कोबरा मतलब जहां पशु होते हैं वहां सुलाते हैं। बाप रे, है ना। तो यानी सॉरी एक और बताती हूँ कि कहीं की न्यूज आई थी कि बारिश का टाइम था, उसको लड़की को बाहर सुलाया तो उसकी स्कारलेट से डेथ। तो ऐसे यानी कई क्षेत्र हैं जहां पर ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक्चुअली में होता ही है कि इनसे अनटचेबल टाइप का बिहेव किया जाता है, घर में एंटर नहीं करने दिया जाता, जैसा कि मैम ने बताया कि बाहर पशुओं के साथ सुलाया जाता है। आप जरा देखो कि भाई वो महिला, इसमें उस महिला का कुछ लेना देना है क्या, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। आप इसको तो ये माने ना कि वो तो जीवनदायिनी है, आप यहां पर उस महिला के साथ क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अनटचेबल टाइप का बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें वो जो छोटी सी बच्ची है उसके मन में क्या बीतेगी भाई, चलो ठीक है यदि वो बड़ी महिला है तो वो समझ भी जाएगी, बट उस छोटी बच्ची के मन में क्या बीतेगी और उसको समझाना कितना कठिन होगा। तो क्यों ना इसको नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह कहा गया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या फिर ये जो पीरियड्स की कंडीशन होती है इसमें हाइजीन मेंटेन करना, दैट मींस एमएचएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएचएम, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट ये करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हर एक महिला का ये फंडामेंटल राइट है। क्यों है ये फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 हमसे क्या कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट मींस हमको जीवन जीना है और जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है तो इसमें गरिमामय युक्त और साथ में विकल्प हमारे पास होने चाहिए, यानी कि विकल्प सहित और गरिमा सहित जीवन जीने का अधिकार है। अब गरिमा में तो सम्मान भी आता है ना, जब हम इसमें हेल्थ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम इसमें निजता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें हम एजुकेशन को शामिल कर रहे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे जो अदर एस्पेक्ट है इनको हम शामिल कर रहे हैं, तो भाई ये इशू भी तो एमएचएम भी तो एक्चुअली में हेल्थ है ना, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो क्यों ये फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएचएम इज अ फंडामेंटल राइट और हर एक महिला का यह अधिकार होना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ रही है चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही है, मेनली स्टूडेंट के लिए ये है। और स्टूडेंट के लिए क्यों है, क्योंकि मेनली उसी समय ये दिक्कत होती है, क्योंकि यदि आप घर में हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यदि आप स्कूल में पढ़ने के लिए गए हैं और ये कंडीशन तो अचानक क्रिएट होती है, ठीक, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले से आपको मालूम है। यदि मान लीजिए इसमें तो डेट्स होती है ना, बेसिकली डेट्स कि 5 से 11 तक ये साइकिल चलेगी, बट यदि डेट्स है, हो सकता है कि डेट के 1-2 दिन पहले भी ये साइकिल स्टार्ट हो जाए, और यदि डेट के 1-2 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे ये साइकिल स्टार्ट हुई तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्यों, क्योंकि आप प्रिपेयर तो थे नहीं, उसके लिए कोई प्रिपेयर्डनेस थी नहीं। तो इस कंडीशन में जिस प्रेमाइसेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आप हैं, तो उसके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए ना कि भाई वहां पर स्वच्छ जल हो, स्वच्छ नैपकिन हो, साफ टॉयलेट हो, सुरक्षित इसका यानी जो मैनेजमेंट है ये हो, और लोगों में इतनी जागरूकता हो कि वो इसको सीरियसली लें, क्योंकि अक्सर तो सीरियसली लिया नहीं जाता। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन इसलिए दिया क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में ये व्यवस्था नहीं थी, हमारे जो मेनली गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर ये व्यवस्था नहीं थी। बट यदि इन रियलिटी हम बात करें तो आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इतनी ज्यादा, यानी सोशल मीडिया हर जगह पर बुरा नहीं होता, कई यहां पर बहुत बेहतरीन काम ये करता है। जैसे इस टॉपिक पर यदि मैं बात करूं तो सोशल मीडिया ने यानी बहुत रिवॉल्यूशनरी काम किया है, यानी उसने रिवॉल्यूशन ला दिया लोगों की सोच में। यदि इस टॉपिक पर हम बात करते हैं तो कैसे रिवॉल्यूशन ला दिया, आपने देखे होंगे कई शॉर्ट्स, कई वीडियोस में कितने अच्छे से जागरूक किया गया है इस पूरे यानी इशू के प्रति कि नहीं भाई ये एक नॉर्मल थिंग है। ये नहीं तो आज से यदि आप 4 साल पहले, अरे 4 साल पहले क्या जा रहा हूं मैं, कोविड के दौरान, कोविड से पहले का समाज देख लेना कि कोविड के पहले का समाज मैं बता देता हूं आपको कि इन तमाम प्रकार के जो इशू है ना इनको बहुत रिग्लेक्ट की भावना से देखता था, अरे ये ऐसा नहीं, ठीक है।
कोविड के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बढ़े, सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा, ठीक है। टिकटॉक का समय था, टिकटॉक के समय के बाद जो सोशल मीडिया का क्रेज है ये बहुत ज्यादा बढ़ा, और सोशल मीडिया का क्रेज जैसे जैसे बढ़ा तो लोग जागरूक हुए, और लोगों में जागरूकता बढ़ी तो उन्होंने इन चीजों को नॉर्मलाइज किया कि नहीं भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस है तो हमको इसका सम्मान करना चाहिए, बिकॉज कि ये किसी भी महिला के कंट्रोल में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यदि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है और ये हमको जीवन जीने का अधिकार देता है, वो भी गरिमा के साथ और विकल्प युक्त जीवन जीने का अधिकार, तो ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है और हर एक लड़की को ये प्राप्त है, और इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक शैक्षणिक संस्थान, वे सभी चीजें जिसके कारण एक महिला के जो अधिकार हैं ये छीनते हैं, तो उन सभी स्थानों पर ये तमाम प्रकार की चीजें होनी चाहिए ताकि उसको मेंस्ट्रुअल राइट मिल सके। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझे? ये है दूसरा एडिटोरियल। यहां पर याद रखो कि इसमें होता क्या है कि 3 प्रकार से इसका प्रभाव होता है। एक तो वो जो शारीरिक प्रभाव है वो लिखा हुआ है, साथ में शैक्षणिक प्रभाव कैसा होता है वो मैंने पहले ही बता दिया है, और सामाजिक प्रभाव कैसे होता है कि जल्दी विवाह का दबाव बनाया जाता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, ये जो आर्थिक निर्भरता है, जो लैंगिक अंतर का और गहरा, यानी कि कुल मिलाकर कि भाई एक वो थिंकिंग सुनी होगी ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आप एक थिंकिंग सुनेंगे महिलाओं के मुंह से कि यार लड़की होना बहुत ज्यादा कठिन बात होती है। सुनिए थिंकिंग, वाई, वो क्यों बोलती है? क्योंकि भाई उसके साथ ऐसा बिहेव किया गया है ना, बार बार अगेन एंड अगेन उसको ये बताया गया है कि यार मालूम है लड़कों में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, लड़के ऐसे होते हैं, तो उसके मन में ये बात नहीं आएगी क्या ये बात नहीं आएगी क्या कि भाई लड़के ही होना ज्यादा बेटर है यार, ठीक है। और इसके कारण आप जरा ये समझें कि कई बार ये दोष मढ़ा जाता है लड़कियों पर, एक हिंदी में वर्ड होता है बांझपन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रजनन क्रिया के बावजूद भी संतति उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका बेस, यदि इसका कोई क्लेम गढ़ा जाता है तो ये महिलाओं पर, अरे भाई आपने उसको वो सुविधाएं दी हैं, वो हाइजीन मेंटेन किया है क्या? और जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये होता है कि प्रसव धारण करने में भी प्रॉब्लम होती है। बात समझे? तो याद रखना कि इन सभी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली जो समानता का अधिकार है उससे भी ये कनेक्ट है, लाइफ से भी ये कनेक्ट है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 नहीं, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों से कनेक्ट है। अच्छा, 15(3) से भी ये कनेक्ट है, जो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। बात समझे? बाकी यहां पर लिखा हुआ है कि हमारा डीपीएसपी से कैसे कनेक्ट है। अरे वो डीएसपी वाले का नहीं आया आज, चलो मेरे को एक इशू याद आ गया, सॉरी एक इंसिडेंट याद आ गया। नहीं आया, नहीं है आप लोगों को याद डीएसपी वाला? याद है? चलो वेरी गुड। हाँ ओके, यूरिनल इन्फेक्शन, ये तमाम प्रकार के यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग इसको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं, बट है बहुत गंभीर चीज ये। चलो आगे आए। अरे आप केस इतने लाते कहां से हो यार, बोलो। हाँ जी बताइए। हाँ एक और, वेरी गुड, 1 डे का लीव, केरल की, केरल ना, हाँ नहीं केरल नहीं, कर्नाटक है, कर्नाटक का था, ठीक है। हाँ ये भी ऐड ऑन कर लेना कि इसी में इसी केस को लेकर या फिर इसी इशू को लेकर 1 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। मैं नहीं देता, नहीं मुझे तो, हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू, याद आया मुझे। आगे आए, पक्का 100%। चलो राम जी बढ़े आगे, करूंगा आपका नाम वायरल। बंद किया मैंने आज तक किसी का? मैम देखो, अपमान तो मैंने किसी का नहीं किया है मैम, अपमान किया है मैंने किसी का आज तक? हाँ मजाक किया है। क्या ये है ना पानी? अरे हाँ राम जी आप कैसे, ना आप पियो। डिप्रेशन,
डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन है ना, डिलिमिटेशन। ठीक है, आगे आओ, देखिएगा मेरी बात। डिलिमिटेशन को समझेंगे अब, नहीं एल नीनो ला नीना को समझेंगे, फिर डिलिमिटेशन को समझेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक कहां से आ रहे हैं यार, ये तो बड़े नॉर्मल से टॉपिक हैं, बताओ क्यों? ये मार्च का करंट अफेयर है, इसलिए आपको नए लग रहे हैं। ठीक है, मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर है, इसलिए आपको नया लग रहा है ये। नाउ यहां पर आओ, एल नीनो ला नीना मैं समझाऊं या फिर पता है? पता है ना, दोबारा तो नहीं समझाना, पक्का? पक्का ना, 100%। हम आते हैं डिलिमिटेशन पर। डिलिमिटेशन पता है पूरे कहानी? कौन बताएगा मेरे को? हाँ, परिसीमन, वेरी गुड। परिसीमन, वुमेन रिजर्वेशन, ये तमाम प्रकार की चीजें। पहले तो 2023 में 106वां मतलब संविधान संशोधन हुआ, जी। नारी बंधन सकती। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद से मतलब लागू किया जाए, लेकिन बोलना चाहिए कि 2029 चुनाव से इसको लागू किया जाएगा। हाँ, तो अभी जो परिसीमन भी करना था, तो सर इन्होंने जो बिल पेश किया था, ये हाँ। दोनों एक साथ कर दिया। मतलब कि लागू करना जो महिला आरक्षण वाला था, नारी बंधन शक्ति का, और परिसीमन, दोनों इस वजह से वो पास नहीं। वेरी गुड, देखिएगा, वेरी गुड। पता है, ये मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? याद रखना कि एक्चुअली में 1947 में, सुनना मेरी बात, 1947 में हुआ ये कि भाई देश आजाद हुआ, हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली, अरे क्या ही है, एक सेकंड यार, कुछ तो हुआ है। कौन? नाउ हाँ, देखना, में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद ना याद रखना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि जो संविधान सभा थी, इसने देखा कि भाई देश में संविधान तो हम बना लेंगे, बट यहां पर एक्चुअली में इस संविधान के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट बनेगी और इस गवर्नमेंट में जो पर्सन होंगे, तो किस प्रकार से इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। दैट मींस यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या बनाई हमने? राज्यसभा। लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई क्या? लोकसभा। तो यहां पर कहा गया था कि असल में एक पर्सन कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। भाषाई आधार पर राज्य बनने थे, साउथ वाला बन गया, ठीक है। फिर प्रशासनिक आधार पर बनने थे, बन गया। जो नहीं बन पाए वो केंद्र शासित प्रदेश में काउंट कर लिए गए। बात यह है, हाँ, जो प्रशासनिक आधार और भाषाई आधार पर नहीं बन पाए वो केंद्र शासित प्रदेश में काउंट कर लिए गए। हंसी क्यों आपने मेरे ऊपर? है चलो ठीक, छोड़ो, सीरियस मत लेना, ठीक है? आप भी ठीक। सुनिए मेरी बात कि एक्चुअली में उनको केंद्र शासित प्रदेश में काउंट कर लिया गया। अब हुआ ये कि भाई
जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई और यहां पर जितने भी पर्सन बैठे हुए थे, अब जैसे कि वो एमपी थे, एमएलए थे, तो एक्चुअली में ये एक एमएलए एक एमपी कितने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ इस एरिया की कितनी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये एक मेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। तो यहां पर ना बहुत से जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे या फिर यूं कहा जाए कि संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति अभी रखा जाए। यही था फॉर्मूला कि 10 लाख लोगों पर एक पर्सन हम अभी रखते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि कितनी संविधान सभा में सीटें, सॉरी कितनी संवैधानिक सीटें होंगी, अलग अलग एरिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स होंगी। संवैधानिक सीट मतलब कि यदि एक एरिया है वो कितना बड़ा है, जैसे कि यदि आप बात करोगे तो एमएलए आपके यहां कितने एमएलए हैं ये आपको पता होगा, मुझे ठीक है पता है, ठीक है। एमपी में यदि आप देखोगे तो 229 के आसपास एमएलए की सीट है। यदि आप यूपी में जाओगे तो सबसे ज्यादा है, ये बात समझे ना। तो जनसंख्या के आधार पर आप जो सीट्स हैं इनका, जो विधानसभा सीट्स हैं इनका आप बंटवारा कर लो, जो लोकसभा सीट्स हैं इनका बंटवारा कर लो, ये तमाम प्रकार की चीजें यहां पर हुई। कहा कि एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, ठीक सुनिएगा मेरी बात। कहा गया कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है ये डेटा बढ़े, ये डेटा कम हो। अभी जो जनसंख्या है, जैसे उस समय यदि आप लेते हैं 50 करोड़ के आसपास, मुझे लगता है 50 करोड़ या फिर इससे भी कम थी शायद पॉपुलेशन, एग्जैक्ट डेटा हाँ कितनी थी, 39 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास थी, 60 तक हो गई थी शायद 50 करोड़, यानी 39 हम 40 मान लेते हैं, 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। तो इसलिए ये डेटा आया था। कहा कि भाई आने वाले समय में हो सकता है कि ये पॉपुलेशन बढ़े, हो सकता है ये पॉपुलेशन कम हो। तो कहा कि हर 10 साल में एक काम करेंगे, हर 10 साल में होता है सेंसस यानी कि जनगणना, तो हर जनगणना के साथ एक काम करो कि इसका रिवीजन आप कर लो, यानी कि हर 10 साल में जनगणना होगी, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस आप क्या कर लेना, जो परिसीमन है ये करते जाना, यानी कि लोकसभा सीट्स का आप वापस से परिसीमन कर देना, इस परिसीमन के आधार पर जो सीट्स हैं इनका वापस से एलोकेशन कर देना, यानी कि इनका पुनर्निर्धारण कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हुआ भी यही, हर 10 साल में ये परिसीमन होता, हर 10 साल में जनगणना होती। पहली जनगणना कब हुई, 1951 में, फिर हर 10 साल में होना था, चलते रहा। 1971 में आप देखोगे कि मैम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और मैम इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई यहां पर कौन थी, मैम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी मैम की गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहां पर ना जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ड्यू टू कि भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और चूंकि जनसंख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसीलिए हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात है 1971 की, और इसीलिए अभी हम ये जो परिसीमन है इसको रोकना चाहते हैं। और ये जो परिसीमन है ये हम कब तक के लिए डिले करते हैं, 2001 तक के लिए, यानी कि 2001 तक कोई परिसीमन नहीं होगा। जो सीट्स हैं 1971 में जो सीट्स हैं वही 2001 तक रहेंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन, 42वां, ठीक है। ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन। इसमें यह बात कही गई, कहा कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि राष्ट्र हित में यह डिसीजन लिया गया। ये मेयरली पॉलिटिक्स तो थी नहीं, भाई कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो यहां पर था नहीं, बट हाँ कोई भी काम जब रूलिंग पार्टी करती है तो जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका काम ही होता है कि प्रश्न चिन्ह वो लगाए। तो आप देखोगे कि यहां पर क्वेश्चन मार्क तो आया, यहां पर प्रश्न तो लगे, बट ये प्रश्न के लायक काम मुझे नहीं लगता कि था। 2001 में आप देखोगे कि गवर्नमेंट कौन सी थी, अटल बिहारी वाजपेयी सर की। अटल बिहारी वाजपेयी सर की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अभी देश की यह कंडीशन नहीं है कि वो परिसीमन कर सके, बिकॉज इसका एक रीजन ये भी था कि जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन होना था। उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, जहां इतना डिले किया है 2026 तक के लिए हम डिले करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ना 2020 में जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बताया था कि 2026 में याद रखना कि परिसीमन होगा, ठीक है। और मुझे लगता था कि बहुत दूर की बात है 2026, और ये अब हमारे सामने हो रहा है। 2022 में 2021 में भी मैंने ये पॉलिटी पढ़ाई, तो मैं बोलता हूं 2026 में परिसीमन होगा। कहते सर होगा कि नहीं होगा, मैंने यार बहुत टाइम है यार, और आ गया 2026, और अब हम उस पर बात कर रहे हैं, अब मैं इसको पढ़ा रहा हूं। यानी मैं पढ़ाता था उसमें आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल नंबर 81 इसी में आता है ना, तो यहां पर मैं पढ़ाता था कि परिसीमन आयोग होगा और परिसीमन हम करेंगे। तो स्टूडेंट बोलते थे अरे मालूम नहीं सर कैसा होगा, कैसे होगा, क्या होगा,
और अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो यहां पर याद रखना, इन्होंने 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया कि भाई 2026 में हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करना होगा। अब बेसिकली यदि देखा जाए तो ये जो डिलिमिटेशन था, यानी कि ये जो परिसीमन था, ये 2021 के लिए एक्सटेंड किया गया था, 21 के लिए, कि 21 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर 22 में हम क्या कर लेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। पर 21 में जनगणना हुई नहीं, तो 26 में इस पर डिस्कशन हुआ। नहीं तो प्रोसेस कब से स्टार्ट होनी थी, 21 से, ताकि इंप्लीमेंटेशन हो जाए कब तक, 26 तक। तो यहां पर याद रखो कि अब आ गया कोविड, और कोविड में जो जनगणना है वो हो नहीं पाई, और जनगणना नहीं हो पाने का एक मेन रीजन ये है कि एक्चुअली में जनगणना को करना था डिजिटलाइज, ठीक, कि यहां पर हम डिजिटली जनगणना करेंगे। दूसरी बात है कि जो जनगणना है इसके आधार पर हमको परिसीमन भी करना था, तो हम देख तो लें कि कहां पर किन रिसोर्सेज की कमी है। मल्टीपल रीजन के कारण 2021 का जो सेंसस है ये डिले हुआ, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, और चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई इसलिए 2021 के आसपास आप देखोगे परिसीमन नहीं हो पाया। देखते देखते आ जाता है 2026, और इसी के समय 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, और ये जो 106 संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें क्या कहा जाता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा, दैट मींस पार्लियामेंट में, ठीक है, जो 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन है, अब इसमें पार्लियामेंट भी आता है, राज्य विधानसभाएं भी आती हैं, यहां पर महिलाओं को 33% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन। इनके रिजर्वेशन की बात हुई, क्यों हुई, क्योंकि अब यहां तक तो परिसीमन था ही, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझना कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, और इसमें 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यह बात कही जाती है कि यार महिलाओं को 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन मिले, और ये 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन क्यों चाहिए है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि भाई आज भी, इसको मैं दूसरी न्यूज से कनेक्ट करता हूं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमने अभी बात की, ये मेंस्ट्रुअल, आप क्या 1947 से हम आजाद हुए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात 2026 में हम कर रहे हैं, कब, 2026 में, 78 साल क्या कर रहे हैं हम, 78-79 ईयर क्या कर रहे हैं, 78-79 ईयर बाद हमको मालूम चल रहा है कि गर्ल्स की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है, ठीक, क्यों, इनकी आवाज उठाने के लिए कोई तो बैठा हो ना, 15% के आसपास। यदि प्रेजेंट कंडीशन आप देखोगे तो यहां पर तो हमने 33% बोला, प्रेजेंट कंडीशन यदि आप देखोगे तो मात्र कितने परसेंट, 15% इनका इन्वॉल्वमेंट है, कितना, 15%, और चाहिए कितना, 33% हम देने की बात कर रहे हैं। और इसमें से भी यदि ये 15% महिलाएं खुलकर बोलने लगे, अपना मत प्रस्तुत करने लगे और बोले कि ऐसा ऐसा होगा भाई, ठीक है, तो यहां पर जो राइट्स हैं उसकी बात होने लगेगी, ठीक है। ये 15% महिलाओं को भी वो अधिकार नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, पंचायतों में यदि आप जाओगे तो 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन है पंचायतों में, ठीक है। इसीलिए हर बार साइकिल चलती है, जैसे हिमाचल में आप जाओगे, उत्तराखंड में आप जाओगे तो साइकिल चलती है कि इस बार चुनाव कौन लड़ेगा, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल चलती है कि इस बार चुनाव कौन लड़ेगा, ये सब जगह है, क्योंकि पंचायतों के लिए रूल है कि इस बार महिला खड़ी होगी, इस बार एससी कम्युनिटी का खड़ा होगा, इस बार जनरल कम्युनिटी का खड़ा होगा, इस बार ओबीसी का खड़ा होगा, क्यों, ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले। होता है ऐसा पंचायतों में। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में पंचायतों में तो ये रूल है, यदि प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ये 15% यानी रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो 15% महिलाएं हैं यहां पर, ये उतना अच्छा रिप्रेजेंट कर नहीं पाती। तो इन्होंने कहा कि भाई वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये लॉ मेकिंग में कम है, और लॉ मेकिंग में कम है इसलिए ये वुमेन सेंट्रिक जो लॉ है ये पास नहीं हो पाते। अब लड़कों आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वुमेन सेंट्रिक लॉ कैसे नहीं है, डाइवोर्स देने के बाद या फिर किसी भी घटना घटित होने के बाद सबसे पहले पुरुषों को गिरफ्तार किया जाता है। तो यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, याद रखना, उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है महिला कल्याण की। फेमिनिज्म नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, आग मत लगा देना, पाप लगेगा। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये फेमिनिज्म की बात नहीं हो रही है, और मैंने फेमिनिज्म की परिभाषा बताई है, वुमेन एम्पावरमेंट की मैंने पहले परिभाषा बताई है, बात समझे। तो यहां पर उस परिभाषा को याद रखना, यहां वुमेन इंटरेस्ट की बात हो रही है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया ना, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों में क्यों महिलाओं के पक्ष में देर से फैसला लिया जाता है, इसकी बात हो रही है। बात समझ गए, बात समझिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किस प्रकार से समाज में महिलाओं की कंडीशन सुधारी जाए,
ठीक है, तो वो इसका दूसरा एजेंडा है। बात समझ गए हो? ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि ये 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है, इसको नाम दिया जाता है क्या? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति, हंस लो आप लोग, देख तो मैंने लिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, दैट मींस कि इनका रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग में बढ़ाना है और इसीलिए इनको 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई। क्वेश्चन ये उठता है इतने समय बाद क्यों की गई, और यदि की गई तो इन्होंने कहा कि भाई चलो पास हुआ, बहुत अच्छा बिल था, पास भी हो गया। ये कहा कि इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन कब से हम करेंगे? इसका क्रियान्वयन होगा अब जो अगला सेंसस होगा ना, यानी कि अगली जो जनगणना होगी, और ये कब रखी गई? 2026 में, कि 2026 की जनगणना कर दो। जनगणना करने के बाद से जब लोकसभा की सीट अभी प्रेजेंट में कितनी है? 545, और ये बढ़कर हो जाएंगी कितनी? 860 के आसपास। तो यहां पर हम लगा देंगे क्या? 33, 860, 850, 16। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 815 से 850 के बीच में, यानी कि मोर और लेस इतनी रहेगी। अब जरा समझना कि एक्चुअली में इतनी सीट से बढ़ने का हम इंतजार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें हम कितना लगा देंगे? 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़ जाएगा, यानी कि अब महिलाओं को अपना अधिकार पाने के लिए पहले तो 2026 की जनगणना का वेट करना पड़ेगा। अब कहा कि चलो ठीक है, ये आप बोल रहे हो, यानी कि पहले जनगणना होगी। अब 3 प्रोसेस यहां पर जुड़ गई। 3 प्रोसेस कौन सी है? देखना क्यों इसको पॉलिटिक्स कहा जा रहा है कि भाई पहले जनगणना होगी। कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जनगणना तो होनी थी, 2021 में होनी थी, 2021-26 में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जनगणना होगी तो उसके बेसिस पर क्या हो जाएगा? परिसीमन हो जाएगा। कहा कि तो जनगणना परिसीमन का आधार है। कहा कि हाँ बिल्कुल आधार है। कहा कि कैसे? क्योंकि परिसीमन होना है एक्चुअली में किसके बेस पर? जनसंख्या के बेस पर। जनगणना होगी तो जनसंख्या मालूम चल जाएगी, जनसंख्या के बेस पर परिसीमन हो जाएगा। कहा कि ठीक, अब यहां से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हुआ। कहा कि सर यदि जनसंख्या के बेस पर आप परिसीमन करोगे तो अब नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट चालू होगा। ठीक है, अब कहानी समझते जाना, अब कहानी में ट्विस्ट है, समझ गए बेस पॉइंट। कहा कि सर जनगणना कर लो, आप जनगणना कर लोगे तो जनसंख्या मालूम चल जाएगी, जनसंख्या मालूम चल जाएगी तो इसी जनसंख्या को आधार मानेंगे और हम क्या कर लेंगे? परिसीमन कर लेंगे। कहा कि अच्छा, कुल मिला के आप ये बोल रहे हो कि आप भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। कहा कि क्यों भाई? क्योंकि 1971 में जो प्रयास हुआ, 1971 में जो क्लॉज दिया गया था कि भाई हम इस पूरे के पूरे परिसीमन को 2001 तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों किया गया था? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पूरा ऑपरेशन है या फिर पूरी जो योजना है, ये ऑल ओवर इंडिया में चलाई गई। ऑल ओवर इंडिया में भी कहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ? तो याद रखना कि अब इंडिया को 2 पार्ट में यदि आप डिवाइड करके समझना चाहो तो एक है हमारा क्या? नॉर्थ स्टेट। नॉर्थ स्टेट में यदि आप पॉपुलेशन देखें तो नॉर्थ स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है या कम है? और ज्यादा ऐसी वैसी नहीं है, अकेले यूपी की जनसंख्या ब्राजील से ज्यादा है। अभी गूगल उठा के सर्च कर लो, यूपी की जनसंख्या है 24 करोड़ के आसपास। भारत की कितनी है? 146। यूपी की कितनी है? 24 करोड़। बिहार की 22 करोड़ के आसपास। ठीक है, इनकी मिला लो, छोटे मोटे देश की आबादी से ज्यादा निकलेगी। यूपी अकेला यदि एक देश होता तो ये ब्राजील से ज्यादा पॉपुलेशन लेके खड़ा होता। ब्राजील 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उससे ज्यादा जनसंख्या हमारे यूपी में है। ठीक, इतनी। तो यहां पर याद रखना कि नॉर्थ में जनसंख्या ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। यदि आप साउथ की कंपैरिजन में बात करोगे, कहां पर? साउथ में, तो साउथ के जो स्टेट्स हैं यहां पर जनसंख्या आपको इन कंपैरेटिवली काफी कम देखने के लिए मिलेगी। अब जरा देखना,
1971 में एक्चुअली में जब जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए गए थे, तो इसमें जो साउथ के स्टेट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर बनाया। इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी ये तक इंप्लीमेंट की। ग्राउंड लेवल पर इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। आप जरा ये समझ लो, इस बात से अंदाजा लगा लो कि साउथ में अब 3 बच्चे करने पर जो इनाम है ये दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। बात समझे? यदि आप 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सरकार से सहायता मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। सुना है इस कानून के बारे में? क्यों मिल रही है? कुछ सुनो ना सुनो, ये जरूर सुन लोगे, है ना? क्यों मिल रही है? बिकॉज की साउथ की पॉपुलेशन घटती जा रही है, ठीक है, जो प्रजनन क्षमता है ये कम हो रही है, और इसीलिए साउथ ने बनाया है। जैसे वो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है, हाँ? तो एक स्टेट है जिसने, मेरे को मैं एग्जैक्ट स्टेट का नाम याद नहीं कर पा रहा, उसने ये लॉ पास किया है कि भाई यदि आप 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं, यानी कि आप अपने यहां 3 बच्चे करते हैं, तो तीसरा बच्चा होने पर उसको सब्सिडी हम देंगे। बात समझे ना? आधा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। बात समझ रहे हो? ये इस प्रकार, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा कम हो गई है। अब इन्होंने क्यों पॉपुलेशन कम की? क्योंकि मेन एजेंडा क्या था? भाई पॉपुलेशन कम तो रिसोर्सेस, यानी कि देश के जो संसाधन हैं, इन पर दबाव कम पड़ेगा। जो आपके पास रिसोर्सेस होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से कर पाओगे ना। और रिसोर्सेस का मतलब क्या? रिसोर्सेस का मतलब क्या? हमारे लिए रिसोर्सेस क्या है? हमारे लिए रिसोर्सेस हैं क्या? एजुकेशन अच्छी मिले, एजुकेशन अच्छी हो, शिक्षण अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, जो अदर पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमारे पास अच्छी हो। पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? कि लोक सहायता हमको अच्छी मिले, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमारे पास अच्छी हो। ये तमाम प्रकार की चीजें, यानी कि हमको अच्छे इजीली जो एम्प्लॉयमेंट है ये मिल जाए, और ये सब चीजें हैं, तो यही तो है ना खुशहाल जीवन, है ना? तो इन्होंने कहा कि भाई हम जनसंख्या को कंट्रोल करने पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने यहां के जो लोग हैं उनको ये सब चीजें देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने इसका इंप्लीमेंटेशन बड़े अच्छे से, शानदार तरीके से किया। और इसीलिए आज आप देखोगे कि भाई साउथ की जो पॉलिटिक्स है, साउथ की पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व करो तो साउथ की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ट्रिपिकल पॉलिटिक्स मानी जाती है। ट्रिपल पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि यहां पर एजुकेशन अच्छा है। एजुकेशन अच्छा है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होती, पर यदि आप देखेंगे तो एजुकेटेड पर्सन जानता है कि मेरे को किसको वोट देना है, और इसीलिए एमके स्टालिन, ये तमाम प्रकार के सीएम देखो, ठीक है, सिद्धारामैया, एमके स्टालिन, ये 2 प्रमुख सीएम है वहां के, एक कर्नाटक, एक तमिलनाडु। फिर हंस रहे हैं ये मेरे ऊपर, है ना? तो ये एक कर्नाटक, एक तमिलनाडु। आप जरा देखना कि ये दोनों पढ़े लिखे इंसान, ठीक है। यदि आप देखेंगे इनकी पॉलिसीज, इनके बात करने का तरीका, तो नॉर्थ के जितने भी लीडर्स हैं उनसे अच्छा बात करने का तरीका, अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको देखने के लिए मिलेगा। वाई? क्योंकि एजुकेटेड जो पॉपुलेशन रहती है वो एजुकेटेड पर्सन को वोट देती है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑलवेज अवेलेबल एवरीवेयर। बात समझिए? सो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में इन्होंने ये पूरी पॉलिसी अपनाई। नॉर्थ में यदि आप जाओगे तो इन तमाम पॉलिसीज का अभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा अभाव? क्योंकि यहां की जो पॉलिटिक्स है ये खड़े ही हुई है जनसंख्या के बेस पर। भाई समुदाय में बांट दिया, आप यादव, ठीक, आप ब्राह्मण, आप इस कम्युनिटी के, आप इस कम्युनिटी के। और इसीलिए देखना कि यूपी बिहार में यादव ब्राह्मण के बीच में लड़ाई, ठीक, यूपी बिहार में हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई, ये तमाम प्रकार की लड़ाइयां आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इवन ये भी कहा गया कि भाई यदि मान लीजिए आपने जनसंख्या नहीं बढ़ाई ना तो ऐसा 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 हो जाएगा। तो जनसंख्या कंट्रोल करने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं ऐसा नहीं है कि यूपी और बिहार के अगेंस्ट में हूं, बट हां ये ग्राउंड रियलिटी है कि यहां की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार के जो प्रयास हैं ये नहीं किए गए। यहां पर यहां के जो लोग हैं इनको अक्सर एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो एक्चुअली में इनको एजुकेट बनाती, उन पॉलिसीज से, उन सेगमेंट से दूर रखा गया। और इसीलिए यहां पर यदि आप पॉलिटिक्स देखोगे तो आपको गुंडा राज ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहां की पॉलिटिक्स में अनएजुकेशन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इनइक्वालिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। एक ही राज्य के अंदर कोई आसमान में और कोई जमीन में गड़ा हुआ व्यक्ति करीबी से, ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सो यहां पर याद रखिएगा कि नॉर्थ में एक्चुअली में जो जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इनके पास जो रिसोर्सेस हैं इनकी बहुत ज्यादा कमी है। रिसोर्सेस की कमी कैसे हो गई? भाई जब जनसंख्या ज्यादा होगी, 100 किलो अनाज है, 100 लोग हैं,
1-1 किलो आ जाएगा। 100 किलो अनाज है, 1000 लोग हैं तो 100-100 ग्राम आएगा ना। रिसोर्स तो सीमित है स्टेट के। अब आप बोलोगे कि सर स्टेट का साइज भी तो बड़ा है, स्टेट का साइज बड़ा है, यूपी का साइज बड़ा है तो यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। अरे यूपी का साइज बड़ा है, पॉपुलेशन उससे 3 गुना बड़ा है। ये तमिलनाडु का साइज छोटा है, पर उस साइज के अकॉर्डिंगली जो जनसंख्या है ये बिल्कुल नियत है, एप्रोप्रिएट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का साइज बड़ा है सर, पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो क्या हुआ, रिसोर्सेज भी तो ज्यादा है। अरे नहीं, रिसोर्सेज जितने हैं उससे कई गुना पॉपुलेशन है। बात समझे ना। बोल दिया कि सर हमारे यहां तो जनसंख्या बढ़ना है, इट्स अ नॉर्मल थिंग बिकॉज वी आर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है, हम कृषिगत आधारित अर्थव्यवस्था है तो हमारे यहां जनसंख्या बढ़ना नॉर्मल है। बढ़ना नॉर्मल है, जनसंख्या विस्फोट नॉर्मल नहीं है ना, ये तो जनसंख्या विस्फोट है। बात समझ रहे हो। तो यहां पर याद रखिएगा कि अब नॉर्थ एंड साउथ में कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। ये बोलते हैं कि भाई आप आधार दे रहे हो परिसीमन का किसको, जनसंख्या को। हमने 1971 से जनसंख्या कंट्रोल करना चालू किया, यानी कि हमारा जनसंख्या नियंत्रण हमारे ही अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। ये तो क्यों, क्योंकि जब आप जब आप परिसीमन के लिए जनसंख्या को आधार बनाओगे तो बट ऑब्वियस बात है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे तमाम जो राज्य होंगे यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो जो नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। रिप्रेजेंटेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में लोकसभा, राज्य विधानसभा में इनकी सीट्स ज्यादा होंगी। जो साउथ के स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। यदि इनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो अब समझो कि हमारी जो इंडिया की पॉलिटिक्स है ये कैसी चलती है। अभी 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे, 2029 में देखना उसी समय होंगे ना, 2019 में 29 में। तो जब आप 2029 में ये लोकसभा के चुनाव देखना, यूपी बिहार को बहुत सारी चीजें देखना, डिसीजन आना चालू होंगे। यूपी में, बिहार में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट स्कीम्स फट 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 निकलना चालू होंगी। कहां पर, मेनली यूपी में, मेनली बिहार में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये क्या है, यहां पर सीट्स ज्यादा है। यूपी और बिहार में तो नहला दिए जाएंगे। इतनी स्कीम की महिलाओं का इनसे ज्यादा भला गवर्नमेंट पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में सब आती हैं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरा वीडियो ज्यादा वायरल नहीं करना, ठीक है मैं बता रहा हूं। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन जा रहे हैं, मैं पहले चले आऊंगा है ना। तो यहां पर याद रखना, तमाम प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐसे दिखाएंगी कि गवर्नमेंट को पब्लिक को इनसे ज्यादा इसने कोई करता ही नहीं है, इनसे ज्यादा कोई फिक्र करता ही नहीं है। तमाम प्रकार की गवर्नमेंटल पॉलिसीज आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, हर एक समुदाय की बात हो जाएगी, वैकेंसियों की तो भरमार लग जाएगी। आप दे दे के परेशान हो जाओगे, अरे इतनी वैकेंसी आ गई अब क्या ही करें। बात समझे, ये तमाम प्रकार की चीजें होंगी। क्यों और क्या, अरे हाँ मेरे भाई ठीक है, ओके, इट्स ओके, मैं पढ़ा लूं। पॉलिटिक्स का नाम सुन के पहले इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, ठीक। जो समझाना चाह रहा हूं वहां पर पहुंच जाओ यार महाराज। सुनिएगा मेरी बात, यूपी से हो जब ही बाजू में हूं कानपुर, हाँ आप आओ। नहीं पास ही में है यार, जौनपुर ना। तो जौनपुर के पीछे वो कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री है जो चलो आ गया। अरे यार सुनो सुनो, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था। हाँ, तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो रिसोर्सेस है इनका बंटवारा अच्छे से नहीं हो पा रहा। अब मैं बता क्या रहा था, बीच में आपने बोल दिया। हाँ, 2029 में जब ये इलेक्शन होगा तो देखना ये तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप ये भी देखोगे कि कई गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत, साउथ में ना सबसे बेहतरीन बात क्या है मालूम है, कि ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स होती नहीं है कि फ्री में पैसा हम देंगे। होती है तो वो ऐसे पर्सन के लिए होती है जो वाकई में नीडी है, ठीक है। वृद्धों के लिए हो जाएंगी, बच्चों के लिए हो जाएंगी, विकलांगों के लिए हो जाएंगी, अनाथ बच्चों के लिए। हमारे यहां हर महिला को 3000 रुपए दिए जाएंगे। एमपी गवर्नमेंट ने निकाला था, 6 महीने तक दिए गए, फिर नहीं आ रहे। 18-20 हजार रुपए हर महिला को मिले, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, अरे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता क्यों दे रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता,
ठीक, ये आपने तो उस महिला, उस पुरुष, उस बच्चे की प्रोडक्टिविटी मार दी ना। जब उसको मालूम है कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगी, तो मैं कुछ क्यों करूं। सीधी बात है, यदि मुझे कुछ किए बिना पैसा मिल रहा है, और चंडीगढ़ दिल्ली में 3,000 रुपए बहुत नॉमिनल बात हो सकती है, याद रखना, गरीब राज्यों के लिए नॉमिनल नहीं है। ठीक, जो यूपी बिहार से होंगे वो ये बात समझ रहे होंगे कि 3,000 रुपए गरीब राज्यों के लिए छोटी बात नहीं होती है। भाई 3,000 रुपए महीना मिल रहा है, ठीक है यार, उनका याद रखो 10 दिन का राशन है, वो 10 दिन का खर्चा है, वो 3,000 रुपए। ये सेंटेंस सुना है ना मूवीज वगैरह में कि 500-500 रुपए में वोट खरीद लिए जाते हैं, सुनिए ये बात, ये रियलिटी है। क्यों रियलिटी है? क्योंकि ये गरीब राज्यों में होता है। 500 रुपए आपके लिए या मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते होंगे, पर उनके लिए जिनके यहां 500 रुपए में एक हफ्ते का खाना आ रहा है, 1 वीक का, उनके लिए 500 रुपए मायने रखते हैं। जो 500 रुपए दिन भर में मेहनत करके कमा रहा है, उसके लिए वो 500 रुपए मायने रखते हैं। जो हम 500 रुपए बोलते हैं यार 500 ही रुपए तो है, इट्स ओके यार, कैंटीन में उड़ा देते हैं, वो 500 रुपए की वैल्यू है। ठीक है, ये बात खैर मैं समझाते रहता हूं, बट याद रखना कि 500 रुपए, 500 क्या 100 रुपए भी वो है तो पैसा ना, उसकी एक अपनी वैल्यू है। कभी भी इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि यार इतने में तो ये ऐसा ऐसा कर देते हैं, नहीं, उसकी मजबूरी है वो, भाई उसका भी सम्मान करो। ठीक है, बिकॉज इंसान वो भी है, वो परिस्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है क्या? समय है, पलटता जरूर है। बात समझे? आगे आओ। तो यहां पर याद रखिएगा कि अब साउथ वाले ये बोल रहे हैं, हम टॉपिक से भटक गए थे, साउथ वाले बोल रहे हैं कि आप जनसंख्या के आधार पर ये सीटों का बंटवारा करोगे। हमने सीटों को कंट्रोल, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम किया है। जनसंख्या को कंट्रोल करना हमारे लिए अभिशाप हो गया। कहा कि ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा। बीच में आते हैं अमित शाह, और अमित शाह बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। देखो यार, ज्यादा जनसंख्या रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, कम जनसंख्या रिप्रेजेंटेशन कम, यही प्रॉब्लम है ना। एक काम करेंगे हम 50%, ठीक है, हर एक राज्य की जो सीट्स हैं ये 50% इंक्रीज करेंगे। मतलब कि 100 है तो 150 हो जाएंगी, 40 है तो 60 हो जाएंगी, ये 60 है तो 90 हो जाएंगी, 50 है तो 75 हो जाएंगी। सही है। कहा कि इससे क्या होगा? कहा कि आपकी प्रॉब्लम थी रिप्रेजेंटेशन का कम हो रहा है आपका, ठीक है, हम बोल रहे हैं 50% इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना का उतना बना रहेगा। हमने जनसंख्या को हटा दिया, कॉलम ही हटा दिया। ठीक है, हम आधार ले रहे हैं क्या कि 50% इंक्रीज करेंगे हर एक राज्य की। 50% इंक्रीज करेंगे तो जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, मैंने बोला कि भाई 500 सीट्स हैं, ठीक है, 500 सीट्स हैं। 500 सीट्स हैं कितने राज्यों की? 10 राज्यों की। किसी की है 100, किसी की है 50, किसी के हैं कितनी? मान लेते हैं 25। तो जिसकी 100 है उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है? 20%। जिसकी 50 है उसका कितना है? 10%। और इसका कितना है? 5%। आपने बोला जनसंख्या के आधार पर करोगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिगड़ जाएगा। कहा कि नहीं बिगड़ेगा, 50% डिक्रीज करो। तो ये कितना हो गया? 150। ये कितना हो गया? 75। और ये कितना हो गया? एक आदमी को बीच में से कट कर देना तो हो जाएगा, मान लेते हैं 38। ठीक है। एक बात मतलब देखो, तो यहां पर याद रखो कि अब आप ओवरऑल परसेंट निकालो तो आप बोलोगे कि सर ये हो गई है 750। तो 750 में से जब आप परसेंट निकालोगे तो ये अंतर नहीं आएगा। 750 वही है तो ये कितना हो जाएगा? 150, 20%। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 10 ही रहेगा, 75। ये 5% ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो कहा ओवरऑल परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कहा कि ठीक है, अब हम ये कर लेंगे। तो अब इसके साथ कहा गया भाई डीलिमिटेशन आएगा, पर ऑपोजिशन इस पर तो बोल रही थी डीलिमिटेशन आएगा। डीलिमिटेशन को हम बनाएंगे पैकेज के फॉर्म में, और पैकेज के फॉर्म में मतलब कि डीलिमिटेशन आया, डीलिमिटेशन को मिलाया गया किसके साथ? अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, तो सबसे पहले की जाएगी जनगणना। जनगणना के आधार पर किया जाएगा परिसीमन। परिसीमन में हम 50% इंक्रीज करेंगे। परिसीमन में ही शामिल किया गया क्या? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इन दोनों को मिलाया और इन दोनों को रखा गया कहां पर? पेश किया गया टेबल, या फिर टेबल किया गया लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में किया गया था और ये हो गया फेल। लोकसभा में फेल हुआ, राज्यसभा में फेल। लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में हो गया फेल। वाई? क्योंकि यहां पर वही एलिगेशन लगाया गया कि सर आप जो 50% सीट्स बढ़ा रहे हैं इससे भी क्या फायदा होगा?
एंड ऑफ द डे नॉर्थ का तो रिप्रेजेंटेशन फिर भी बढ़ ही रहा है ना। आप एक काम करिए ना कि परिसीमन का जो आधार है इसको ये आधार ही चेंज करिए। जनसंख्या जो बढ़ाया गया है, जनसंख्या का जो पैटर्न है ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे चेंज होगा? तो याद रखें कि भारत में जो राज्यों का साइज है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और राज्यों का साइज बड़ा होने के कारण जो जनसंख्या है ये भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे यूपी है, यूपी बहुत बड़ा है यार, राजस्थान बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे कि भाई एक भाग में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न यूपी, ठीक, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ठीक है, ये यहां पर डेवलपमेंट यदि आप देखो अच्छा खासा है। मिडिल पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है, थोड़ा कम डेवलपमेंट है। वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी आप देखोगे बिल्कुल यानी डेवलपमेंट नहीं है वहां पर, ठीक है। आज भी वहां पर लोग गरीब हैं, ठीक है। तो याद रखो कि ये जो डिस्पैरिटी है ये कब खत्म होंगी? तो यहीं से एक और डिमांड उठती है कि सर राज्यों को छोटा आप करो, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको कई टुकड़ों में आप बांटो, ठीक है। तो क्या ये देशद्रोह है? नहीं, फेडरेशन है हम, ठीक है, फेडरलिज्म हमारे यहाँ है, संघवाद है, और उसमें भी यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम, बात समझिए। सो अभी याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी फेल हुआ है, जो परिसीमन डिलिमिटेशन की बात हो रही थी वो भी फेल हुआ है। और इसके फेल होने का मेन रीजन क्या है कि भाई हम इसको जनसंख्या के आधार पर कर रहे थे। अब यहां से एक बात तो ये क्लियर होती है, दूसरी बात ये है कि सर परिसीमन का विवाद था ना जनसंख्या के साथ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्यों फेल हुआ है? इसको तो लाओ। तो याद रखना इट्स मेयरली अ पॉलिटिक्स। अब यहां से चालू होती है राजनीति, और राजनीति चालू क्यों होती है? क्योंकि याद रखो कि कोई नहीं चाहता है कि प्रेजेंट सिस्टम चेंज हो। मैं नहीं चाहता कि यह सिस्टम चेंज हो, आप नहीं चाहते ये सिस्टम चेंज हो, जैसा चल रहा है चलने दो। क्यों? हम ढल चुके हैं, ठीक। कोई नहीं चाहता चेंजेस को, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। यदि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ या फिर पेश हुआ और ये इंप्लीमेंट हो गया, तो भाई जो मेल डोमिनेंस है ये तो कम होगा, साथ में फीमेल डोमिनेंस बढ़ेगा, और फिर वो रेगुलेशन जो कि अभी इजिली एप्लीकेबल हो जाते हैं वो इजिली एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को यदि मान लीजिए वाकई में इंप्लीमेंट करना था, और इतने अच्छे से आपने इंप्लीमेंट किया था और इतने अच्छे से आप लाए थे और पास किया था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, और बोल रहे थे कि इंप्लीमेंट हो, अरे वहीं कर देते, 545 पे ही कर दो ना, प्रॉब्लम क्या है? 545 क्यों वेट कर रहे हो कि 850 हो जाएंगी? जब करेंगे हम शुरू से शुरू करेंगे, अरे इंप्लीमेंट करना है तो अभी कर दो। दैट मीन्स इसको कहा जाता है पॉलिटिक्स, कि भाई आप लग तो यही रहा है कि करना नहीं था, दिखावा था, क्योंकि करना होता तो तुरंत करो, हो गया, पास हो गया, 545 पे इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। अगले साल से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 2023 के बाद लोकसभा इलेक्शन नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा इलेक्शन नहीं हुए, हुए है ना, उसमें इंप्लीमेंट हो जाता। इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इट्स मेयरली अ पॉलिटिक्स। इसका एक सिंपल सा यदि आपको आंसर लिखना हो कि सर इंप्लीमेंट नहीं हुआ इसका ये कारण, वो नहीं, ये पॉलिटिक्स ही है, 110% ये पॉलिटिक्स, बात समझे ना। अब ये आंसर आप इंटरव्यू में दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात समझे ना, 100%। ये इसके बाद एक और टॉपिक आता है एल नीनो ला नीना, तो आपने बोल दिया कि पता है वो आपको। सो यहां पर बस ये बात याद रखो कि एक्चुअली में अभी इस साल अप्रैल मंथ में ही, ठीक है, आप देखोगे कि जून मंथ के बराबर जो गर्मी है ये देखने के लिए मिली है कि नहीं? हाँ या ना, मिली है कि नहीं? यदि अभी नहीं लग रही है गर्मी तो याद रखना कि आप इंसान नहीं हो। यदि अभी भी गर्मी नहीं लग रही है और अभी भी यदि आप एसी बंद करने की रिक्वेस्ट करो, इंसान की होमो सेपियंस की कैटेगरी से अपने आप को हटा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लग रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि अप्रैल मंथ में ही ये जो जून मंथ जैसी गर्मी लग रही है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो प्रशांत महासागर है उससे है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो तापमान है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रशांत महासागर में जो टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ये कम हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, और ड्यू टू इसका हाई टेम्परेचर याद रखना कि इस साल इंडिया में सूखा की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि इंडिया में क्या दिखने वाला है? एल नीनो, नहीं सुपर एल नीनो, ठीक है, सुपर एल नीनो, मतलब कि तैयार रहना। वो जो अभी हमारे यहां बजा था ना यहां पर, ठीक, ऐसे कई और बजने वाले हैं, ठीक है। सुपर एल नीनो की कंडीशन है, मतलब कि गर्मी बहुत पड़ेगी इस बार, ठीक है। और इतनी गर्मी पड़ना दैट मीन्स हमारे यहां क्या, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, कृषिगत उत्पादन क्षमता है,
ये प्रभावित होना, दैट मीन्स ये कम होना। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन किससे है? भुखमरी, अकाल, इन सब से। और ये जो सुपर एल नीनो वाली जो कंडीशन है ना, ये लास्ट टाइम यदि आप देखोगे कब क्रिएट हुई थी, तो हमारे जो आपके जो दादाजी और मेरे जो पिताजी वाली जो कंडीशन है, उस समय 1960 में 1970s का जो समय था, उस समय ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी जब आपने देखा होगा कि भारत में जो फूड है ये बहुत ज्यादा कम हो गया था। PL 480 प्रोग्राम उसी से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो उस टाइम जैसी ये कंडीशन है, ठीक है। एल नीनो का असर ऐसा नहीं होगा कि बस आज आ गया अगली बार ठीक हो जाएगा, ना ना, इसका जो इंपैक्ट है ये 3-4 साल तक रहता है। दैट मींस इन्फ्लेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसके लिए हमने क्या कर रखा है, तो जो हमारा इस बार का बजट पेश हुआ है, इस बजट में हमने इसके बारे में पूरा डेटा पुट किया है और इसके लिए हम पहले से तैयार हैं। ठीक है, बात समझे ना। आपको क्या करना है, पढ़ लो चुपचाप, कुछ नहीं करना है, ठीक है। पानी पी लो, अंदर रहो, घर के वाटर पार्क जाओ, नहा के आओ, मस्त आराम से, कुछ नहीं करो बाकी, ठीक है। बाकी हो गया, ठीक है, हो गया। कोई डाउट? पक्का डाउट हो तो 2 मिनट रुको, इसको बंद करता हूं, फिर हम आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।